नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारत यात्रा के पहले चरण में बोधगया पहुंचे म्यांमार के राष्ट्रपति। विशेष पूजा अर्चना के साथ की अपने आधिकारिक दौरे की शुरुआत। पश्चिम बंगाल सरकार का खनन माफियाओं पर एक्शन। बालू कारोबारी के घर सीबीआई का छापा। घर से लाखों रुपयों की नकदी बरामद, एक की गिरफ्तारी। निवर्तमान सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल समाप्त। दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सीडीएस के तौर पर हमेशा बनाए रखा तीनों सेनाओं के बीच तालमेल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर बढ़ा तनाव। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बयान, अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर शुरू होंगे हमले। और आईएसएसएफ विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी। सुरुचि ने स्वर्ण और ईशा सिंह ने रजत पदक पर लगाया निशाना। भारत पदक तालिका में पहुंचा शीर्ष पर। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग अपनी 5 दिवसीय भारत यात्रा के पहले दिन बोधगया के महाबोधि मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर अपने आधिकारिक दौरे की शुरुआत की। बोधगया एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने उनका भव्य स्वागत किया। म्यांमार के राष्ट्रपति का पद संभालने के करीब 2 महीने बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। तो म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग भारत दौरे पर पहुंचे हैं और भारत और म्यांमार के द्विपक्षीय संबंधों पर अगर नजर डालें तो उस लिहाज से भारत का दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार जो है वो म्यांमार है और पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के साथ एक साझा सीमा रखता है। म्यांमार और भारत के मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं कई दशकों पुराने। साझा ही आध्यात्मिक और भाषाई जातीय संबंधों की एक अमिट पृष्ठभूमि रही है। भारत का एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों पर लगातार फोकस है और म्यांमार के साथ सहयोग मजबूत करना इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य माना जा रहा है। भारत और म्यांमार का एक साझा विकास और साझा भविष्य किस तरह से तैयार किया जाएगा, आइए इस पर अब नजर डालते हैं। म्यांमार के विकास की अगर बात की जाए तो भारत का सहयोग 1.75 अरब डॉलर से ज्यादा का है और वहीं अधिकतर सहायता की अगर बात की जाए तो अनुदान आधारित कलादान पारगमन परियोजना में भारत एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उच्च शिक्षा की बात हो और साथ ही साथ रिसर्च में भारत सहयोगी के तौर पर म्यांमार के साथ खड़ा है। रखाइन और सीमा क्षेत्र में विकास को लेकर कैसे मदद दी जाए इसके लिए भी भारत म्यांमार के साथ है। बागान के आनंद मंदिर का जीर्णोद्वार, संरक्षण और भूकंप से क्षतिग्रस्त 92 जो पेगोडाज हैं उनकी मरम्मत, फाइबर लिंक, रेलवे और तेल रिफाइनरी जैसी परियोजनाएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए भारत पड़ोसी देश के साथ खड़ा है। 2022 में तामू में नया एकीकृत चेक पोस्ट म्यांमार को $500 मिलियन का जो ये ऋण है, यानी कि लबो-लुबाबिये दोनों देशों के रिश्ते लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और कैसे ये दोनों देश साझा विरासत और सशक्त संबंधों को अब एक नए आयाम पर ले जाते हुए नजर आएंगे। तो भारत और म्यांमार के घनिष्ठ सांस्कृतिक रिश्ते हैं। अब दोनों देशों को जोड़ती है साझा बौद्ध विरासत। भारत के कई मंदिरों का नवीनीकरण करवाया गया है और आनंद मंदिर यानी कि जो हम पेगोडास कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बौद्ध जो श्रद्धालु हैं और उनसे जुड़ा हुआ उनका धार्मिक स्थल है, उनका जीर्णोद्वार भी भारत द्वारा करवाया गया। बोधगया मंदिरों का नवीनीकरण हो या फिर अगर हम दूतावास द्वारा हिंदी और योग कक्षाओं के संचालन की बात करें तो दोनों देश अपनी साझा विरासत और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन कार्यशालाओं में से रिश्तों में लगातार मजबूती आई है। तो दोनों देश एक दशक से अगर देखा जाए तो एक दूसरे के काफ़ी करीब आए और इस दौरे से अब कई अलग अलग हम जो क्षेत्र हैं उसमें नई ऊर्जा के साथ ही दोनों देश आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आइए रुक करते कुछ अन्य खबरों का।
निवर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को राष्ट्रीय राजधानी में साउथ ब्लॉक के लॉन में एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी के तौर पर उनके कार्यकाल के समापन का प्रतीक था। उनके इस कार्यकाल को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने 24 सितंबर 2025 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत उनकी सेवा 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दी गई। 1981 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने वाले जनरल चौहान का सैन्य करियर 4 दशकों से भी ज्यादा लंबा और शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने कई अहम कमांड और स्टाफ पदों पर काम किया। अपनी बेहतरीन सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। सीडीएस के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। खबर ओडिशा से, जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत सभी बूथ लेवल ऑफिसर आज से 28 जून तक घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे। सभी बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे और शाम 3 से 5 बजे तक बूथ पर मौजूद रहेंगे। फॉर्म जमा होने के बाद 5 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में अलग अलग माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। दिशा के पुरी में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नीलाद्री बीच पर एक शानदार कलाकृति बनाई। बड़ी संख्या में चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी और मतदाता इसे देखने पहुंच रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन ने इस कलाकृति की भारी सराहना की है। उन्होंने बताया कि फॉर्म जमा होने के बाद 5 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। 30th May to 28th June, our BLOs will be visiting house to house. They will be also available in the booth in the evening, 3 to 5. Their job is actually to distribute the enumeration form to all the voters in the 2025 roll, get it filled up and collect it back. After the forms are collected back, the draft roll will be published on 5th July. Then we will invite claims and objections. The last date for filing claims and objection is 4th August. बात पश्चिम बंगाल की, जहां सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीरभूम के मोहम्मद बाजार में बालू कारोबारी लगन शेख के घर सीबीआई की रेड पड़ी। इस दौरान घर से लाखों रुपयों की नकदी बरामद हुई है। तृणमूल शासन के दौरान बालू चोरी एक उद्योग के रूप में जन्म ले चुकी थी। बालू चोरी मामले में सीबीआई जांच के दौरान तृणमूल के कई प्रभावशाली नेताओं के नाम भी सामने आए। मोहम्मद बाजार थाना सूत्रों के अनुसार लगन शेख के घर और कार्यालय से 49,75,000 रुपये नगद और लगभग 502 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए। इस मामले में पुलिस ने शमीम शेख नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की है। पश्चिम बंगाल में लगातार तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। नदिया जिले के नवद्वीप नगर पालिका के चेयरमैन और टीएमसी नेता विमान कृष्ण साहा के घर से सटे बरालहाट क्लब से सरकारी राहत सामग्री भारी मात्रा में बरामद हुई। इस मामले में पुलिस ने टीएमसी नेता को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ जारी है। बरामद सामग्री में कंबल, तिरपाल और बड़ी संख्या में साड़ियां शामिल हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जरूरतमंदों तक पहुंचने वाली ये जो राहत सामग्री है, उसका वितरण करने के बजाय उसे जमा कर रखा गया ताकि उससे आर्थिक लाभ कमाया जा सके। घटना की जानकारी सामने आने के बाद इस इलाके में भारी आक्रोश है। बड़ी संख्या में लोगों ने अध्यक्ष के घर बाहर प्रदर्शन किया और टीएमसी के नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी भी। शुक्रवार देर रात तक जब पुलिस विमान कृष्ण साहा को उनके घर से लेकर जा रही थी, तब लोगों का गुस्सा और बढ़ा। प्रदर्शनकारियों ने चोर चोर के नारे लगाए और उन पर जूते फेंके। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के राजौरी जिले के मंजाकोट सेक्टर में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन आज लगातार 8वें दिन भी जारी है। इलाके के गंभीर मुगलान और डोरीमल के बेहद घने जंगली क्षेत्रों में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाल रखा है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को इस घने पहाड़ी और जंगली इलाकों में कुछ संदिग्ध आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली। इनपुट मिलते ही सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी।
पिछले 1 हफ्ते से चल रही इस सघन तलाशी अभियान में अत्याधुनिक उपकरणों और ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जा रही है ताकि आतंकवादियों के छिपने के हर संभावित ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के अंतिम दिन आज भाजपा अध्यक्ष ने देहरादून स्थित प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही गढ़ी कैंट क्षेत्र के दुर्गामल मंडल की बूथ कमेटी 138 की मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बैठक में उन्होंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। अगर पूरे दौरे की बात की जाए तो इस दौरान नितिन नवीन ने भाजपा कोर कमेटी की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति के सलाहकार और रूस के समुद्री बोर्ड के अध्यक्ष निकोलाई पत्रुशेव से मुलाकात की है। उन्होंने नवंबर 2025 में पत्रुशेव की नई दिल्ली यात्रा के दौरान जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई उस स्थिति की समीक्षा की। इन प्रस्तावों में समुद्री संपर्क, जहाज निर्माण में सहयोग, रक्षा और ध्रुवीय जल क्षेत्रों में नाविकों के प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दे शामिल थे। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी अपने विचारों को साझा किया है। पुणे के खड़कवासला में एनडीए की 150वीं पासिंग आउट परेड हुई। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्प्रिंग टर्म 2026 की परेड की सलामी ली। वो इस कार्यक्रम में रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर शामिल हुए। इस सेरेमनी के साथ 355 कैडेट सशस्त्र बल में शामिल हुए। इस दौरान कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया। जनरल द्विवेदी ने परेड में शामिल कैडेट्स की सराहना की और चीता स्क्वाड्रन को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई दी। पास आउट होने वाले 355 कैडेट्स में से 12 मित्र देशों के 24 विदेशी कैडेट्स भी शामिल थे। जनरल द्विवेदी ने कहा, भले ही वो अलग अलग देशों से आए हों, लेकिन एनडीए ने सभी को समान मूल्यों और आदर्शों से जोड़ा है। वहीं सेना प्रमुख ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अब ध्यान तीनों सेनाओं के बीच और बेहतर तालमेल बनाने पर है। As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the 3 services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the 3 services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role. भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों अरहंत सारिपुत और अरहंत महामोगलान के पवित्र अवशेष शुक्रवार को अपनी यात्रा के अगले चरण के तहत गुवाहाटी से मंगोलिया की राजधानी उलान बटेर के लिए रवाना हो गए। प्रस्थान से पहले असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के बोरझार वायुसेना स्टेशन में अवशेषों के दर्शन किए। दरअसल अरहंत सारिपुत और अरहंत महामोगलान भगवान बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्यों में माने जाते हैं। उनके पवित्र अवशेष बौद्ध समुदाय के लिए विशेष आस्था का केंद्र है और इन्हें विभिन्न देशों में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए ले जाया जा रहा है। ये यात्रा अवशेषों के अंतर्राष्ट्रीय दर्शन और प्रदर्शनी कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा है। तो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेष विश्व शांति के प्रतीक के तौर पर देखे जाते हैं। भारत से मंगोलिया भेजे गए बुद्ध के जो शिष्य हैं उनके अवशेष यानी अरहंत सारिपुत, अरहंत महामोगलाना के पवित्र अवशेष हैं। 1 से 10 जून तक उलान बटेर में प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जहां मंगोलियाई राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी का बौद्ध धर्म की प्राचीन शिक्षाओं से हमने कई कार्यक्रमों में देखा है कि गहरा जुड़ाव रहा है। अवशेषों की यात्रा केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है। प्रधानमंत्री का कहना है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव के प्रति ये एक सम्मान का उत्सव है। वहीं बुद्ध के शिष्यों के पवित्र अवशेष थाईलैंड में भी 2024 में थाईलैंड के ओबोन रचवाथानी के लिए स्थापित किए गए। 2022 में भी पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा चुके हैं। भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय से
ये जो अवशेष थे वो मंगोलिया गए थे। और वहीं भगवान बुद्ध के शिष्यों के प्रति बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, विशेष आस्था पलती है उनके लिए। अरहंत सारिपुत और अरहंत महामोगलाना शिष्यों के प्रति बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, उनकी अपार आस्था और श्रद्धा है। भगवान बुद्ध के सबसे करीबी आध्यात्मिक साथी धम्म के प्रमुख संरक्षक और प्रसारक भी हैं। दोनों शिष्यों का जन्म एक ही दिन मगध में हुआ था। अरहंत सारिपुत का जन्म उपतिस्सा गांव में हुआ, वहीं अरहंत महामोगलाना का जन्म कौलिता गांव में हुआ। दोनों साधकों ने सत्य की खोज में सांसारिक जीवन का त्याग किया। इसके साथ ही भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन में वो आध्यात्मिक यात्रा जो है वो चरम पर पहुंची थी। बढ़ते आगे और देखते हैं कुछ अन्य खबरें। और आज गोवा स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्लेटफॉर्म एक्स पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा, गोवा के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी प्रसिद्ध है। नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ गोवा विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं गोवा के लोगों के निरंतर समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हूँ। आज गोवा अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भी प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए लिखा, गोवा राज्य स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर गोवा के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। गोवा की जीवन संस्कृति, समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के मिलनसार लोग पूरे विश्व में विख्यात हैं। ये दिवस उन सभी लोगों को कृतज्ञतापूर्वक याद करने का भी अवसर है जिन्होंने गोवा की प्रगति और उसकी पहचान बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। गोवा निरंतर समृद्ध होता रहे और विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहे। मैं हर गोवावासी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूँ। आरबीआई ने साल 2025-26 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट को जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जारी तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद साल 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत बनी रहेगी। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट भारत की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 2025-26 में भारत की वृद्धि दर जो है वो 7.6% रहने का अनुमान जताया गया है। अब इसमें घरेलू जो मांग है वो मजबूत हुई, यानी कि डोमेस्टिक फैक्टर स्ट्रॉन्ग है। निरंतर निवेश से ये जो आंकड़ा है वो पाना संभव हुआ। सरकार का जो पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर लगातार जोर रहेगा ताकि जो हाईवेज एक्सप्रेसवेज हैं उनको और मजबूत बनाया जा सके। बैंकिंग, कॉरपोरेट क्षेत्र की जो स्वस्थ वित्तीय स्थिति है वो भारत की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत बना रही है। और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आरबीआई का एक जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक है। वहीं साल 2026 में वैश्विक वृद्धि की अगर बात की जाए तो ये धीमी रहेगी, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। पर ये जो भी मंदी है इसमें भारत के लिए सकारात्मक आंकड़े हैं, यानी कि भारत एक कुशनिंग प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। 2026-27 में अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% रहने का अनुमान जताया गया। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की नई रिपोर्ट है। इससे पहले हमने आपको आरबीआई की रिपोर्ट बताई। भारत की व्यापार नीतियों की भी इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में तारीफ की गई है। इसमें जो आपका बुनियादी ढांचा है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर लगातार जोर दिया गया। अब केंद्र सरकार की सशक्त नीति किस पर फोकस कर रही है? वो कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लगातार सरकार का फोकस है। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की वजह से प्रोत्साहन देने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग को एक अपटिक मिलता हुआ नजर आया। साथ ही साथ वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल सेक्टर में जो फाइनेंशियल प्रूडेंस है, वित्तीय अनुशासन है, उसकी वजह से सुधार देखा गया। डिजिटल क्रांति की अगर बात करें तो इसमें सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री भी आते हैं और उस वजह से उन्हें डिजिटल हीरा कहा जाता है। इसलिए पूरा युगांतकारी अध्याय है डिजिटल क्रांति के लिहाज से। कृषि क्षेत्र में सुधार और साथ ही साथ इन्फ्लेशन जो है वो अभी कंट्रोलेबल स्टेज पर है, यानी कि कंफर्टेबल पोजीशन में है। इस लिहाज से केंद्र सरकार की सशक्त नीतियां एक सार्थक पहल के साथ भारत की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत कर रही हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर तनाव फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध विराम और हॉर्म्यूज को लेकर जहां एक और बातचीत और संभावित समझौते की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सिंगापुर में ईरान को एक बार फिर अल्टीमेटम दे डाला। शांग्रीला डायलॉग के दौरान पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं होता तो अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने की तैयारी को लेकर पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास हमले के लिए पर्याप्त संसाधन और क्षमता दोनों मौजूद हैं, जबकि ईरान के पास अब पर्याप्त संसाधन खत्म होने की कगार पर हैं। डब्ल्यूएचओ ने बड़ा ऐलान किया। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में घातक प्रकोप शुरू होने के बाद से इबोला के पहले रोगी के ठीक होने की घोषणा डब्ल्यूएचओ ने की है। जिनीवा में डब्ल्यूएचओ के तकनीकी अधिकारी अनाइस लिगैंट ने वायरल हेमोरेजिक बुखार की ओर से और अधिक लोगों के ठीक होने की उम्मीद जताई है। वहीं डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अधिक समर्थन की अपील की ताकि फैल रहे बंडीबुगियो स्ट्रेन के इबोला प्रकोप को नियंत्रित किया जा सके। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और उसके पड़ोसी देशों में जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उन्होंने इस दुर्लभ स्ट्रेन के फैलाव को रोकने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। इस स्ट्रेन के लिए कोई वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने इससे अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कॉन्गो गणराज्य में इबोला के 906 संदिग्ध मामले सामने आए। इनमें 223 लोगों की मौत हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। कॉन्गो में इबोला के बुंडीबुगियो स्ट्रेन का संक्रमण जारी है। युगांडा में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कॉन्गो में इबोला के 125 मामलों की पुष्टि हुई। युगांडा में भी इबोला के 7 मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि सामुदायिक संक्रमण की खबर नहीं है। आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन शुक्रवार को भी देखने को मिला। भारतीय निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह और ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक जीतने में सफलता हासिल की। सुरुचि ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि ईशा सिंह ने रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट का दिन बेहद अहम रहने वाला है। पुरुष युगल में भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया के मजबूत खिलाड़ियों सियो सेउंग जाय और किम वॉन हो का सामना करेंगी। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 4 में जगह बनाई। अब उनकी नज़र फाइनल का टिकट हासिल करने पर होगी। वहीं मिक्स डबल्स वर्ग में भी भारत की उम्मीदें कायम हैं। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की सायाका होबारा और यूइची
शिमोगामी से भिड़ेगी। भारतीय जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया और पहली बार किसी बड़े सुपर 750 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने का लक्ष्य लेकर कोर्ट पर उतरेगी। दोनों मुकाबलों पर भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज भारत के पास सिंगापुर ओपन में 2 फाइनल टिकट हासिल करने का शानदार मौका है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।